नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। इजरायल में 3 बसों में बम विस्फोट से हड़कंप, रेल और बस सेवा बंद, आतंकी हमला हुआ। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में मची तबाही। भारत मंडपम में आज 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन। पीएम मोदी ने आज पहले संस्करण का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री। आज शहीद शुभकर्ण की बरसी, शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पहुंचे किसान संगठनों ने मन से लगाए नारे। और अब समाचार विस्तार से। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा विस्फोट हुआ। 3 बसों में एक के बाद एक जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। धमाके के बाद रेल और बस सेवाएं बंद कर दी गई। इजरायली पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पल पल के अपडेट ले रहे हैं और घटनाओं पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं। धमाकों के बाद देश भर में रेल और बस सेवाएं बंद कर दी गई ताकि विस्फोटक डिवाइसों की जांच की जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री काटस ने आईडीएफ को आदेश दिए हैं कि वेस्ट बैंक स्थित शरणार्थी शिविरों में सक्रियता बढ़ा दी जाए और हमलों की जांच के लिए आईडीएफ और शिनबेट मिलकर काम कर रही हैं। और इजरायली पुलिस के मुताबिक कुल 5 बम एक जैसे थे, सभी टाइमर से लेस थे और बम स्क्वाड ने निष्क्रिय किए गए बमों के सुरक्षित तरीके से हटाया गया है। यह चमत्कार ही था कि किसी को भी चोट नहीं आई है। बसें अपना सफर पूरा कर चुकी थी और पार्किंग में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी हिस्सा लेने पहुंचे। कल 22 फरवरी तक चलने वाले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में राजनीतिक, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख लोग अपना अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा नेतृत्व को प्रेरित करना और नए विचारों का आदान प्रदान करना है। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता और बड़ी हस्तियां शामिल हैं। सोल एक उभरता हुआ लीडरशिप संस्थान है जिसे गुजरात में स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीतिक नेतृत्व को व्यापक बनाना और केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित न रखते हुए योग्यता, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना रखने वाले लोगों को आगे बढ़ाना है। प्रयागराज से कुंभ स्नान कर पटना लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हनीगंज के पास शुक्रवार सुबह हुआ। मरने वालों में दंपत्ति, उनकी 2 बेटियां समेत 6 लोग हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार अल सुबह परिवार के सभी लोग महाकुंभ स्नान कर लौट रहे थे, लेकिन पटना पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दुल्हनगंज बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास ड्राइवर ने झपकी ले ली और देखते ही देखते कार हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार का एक पहिया 20 फीट दूर जाकर गिरा और महज 5 मिनट के अंदर परिवार के 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हाईवे पर लोगों की भीड़ जुट गई और इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार के अंदर फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। पीछे की सीट पर 2 महिला और 2 लड़कियां बैठी थी और वह आगे की सीट पर एक ड्राइवर और एक पुरुष थे। सभी लोग पटना के जकनपुर के रहने वाले थे और इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। किसान मजदूर जत्थेबंदियों द्वारा शंभू बॉर्डर मोर्चे पर शुक्रवार 21 फरवरी को शहीद शुभकर्ण सिंह की पहली बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर करवाए जाने वाले समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसानों और मजदूरों का पंजाब और हरियाणा से पहुंचना जारी है। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों की हकों की मांगों को पूर्ति के लिए शुरू हुए संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार के इशारे पर और हरियाणा सरकार के आदेश से कथित तौर पर हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से 21 फरवरी 2024 को दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हुए 22 साल के युवा किसान शुभकर्ण ने शहादत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि शुभकर्ण और 40 से अधिक शहीदों की कुर्बानियां कभी बेकार नहीं जाएंगी और किसानों और मजदूरों की तकदीर बदलने का काम करेंगी।
27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में आ गई हैं। भाजपा ने दिल्ली में खराब सड़कों से लेकर स्वास्थ्य यमुना की सफाई तक अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समर्थकों से मुलाकात के दौरान आभार व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से बातचीत भी की। सुबह शालीमार बाग स्थित उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने बधाई देने के लिए एकत्रित हुए। लोगों ने बधाई देने के लिए माला और फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंचे। दिल्ली के नए सीएम ने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी है, जिसे आप पार्टी ने रोक दिया था। यह योजना जल्द ही सार्वजनिक होगी। आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम सड़कों में गड्ढों के मुद्दों को गंभीरता से उठाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ में आधी रात को दोनों का काफिला 15 मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब भवन के आगे गेट पर ताला था। हालांकि कुछ देर बाद गेट को खुलवाकर काफिला हरियाणा भवन की तरफ भेजा गया। प्रयागराज महाकुंभ का 40वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं का संगम स्नान लगातार जारी है। आखिरी वीकेंड होने के बावजूद महाकुंभ में स्नान के लिए जनसैलाब लगातार उमड़ रहा है। महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का यही क्रम रहा तो अनुमान है कि महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 65 करोड़ भी पार हो जाएगी। महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है और पहले 3 दिन में 1.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान को आ रहे हैं। महाकुंभ और संगम के प्रति श्रद्धा अभी उफान पर है। वहीं मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में स्नान कर चुके हैं। इस बीच सरकार की बड़ी पहल के चलते केंद्रीय जेलों में बंद कैदी भी आज जेल में ही पवित्र स्नान कर अपने पाप धो रहे हैं। कारागार, नैनी और जिला जेल में बंद 1450 कैदी जेल में ही पवित्र स्नान करेंगे। संगम से गंगा जल लाया गया है और इस जेल में बने एक कुंड में डाल दिया गया है। इससे ही बंदियों को स्नान कराया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों को स्नान कराने की व्यवस्था पूरे प्रदेश के जेलों में की गई है। साथ ही कई जेलों में पूजा पाठ और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। सिख संगत के लिए खुशखबरी है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट वर्ष 2025 हेतु संगत के लिए 25 मई को खुलेंगे। 22 मई को ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से होगी और इस धार्मिक आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए गुरुद्वारा ट्रस्ट द्वारा धार्मिक व अन्य सभी वर्गों से जुड़े महान भावों को भी 22 मई को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि उक्त गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है और जो 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को समर्पित है। यह गुरुद्वारा साल में केवल 5 महीने ही दर्शन के लिए खुला रहता है। बाकी समय यहां पहुंचने के लिए रास्ता बर्फ से ढका रहता है। देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिम विक्षोभ और चक्रवाती तूफान के असर से कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बर्फबारी का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 26 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग ने बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और बिहार में दिन का तापमान 3 डिग्री रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। रात के तापमान में भी उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है, जिससे ठंड फिर से बढ़ सकती है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।